Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself। और आज हम बात करने वाले हैं सेट 1 जो किसका क्वेश्चन पेपर है 430/2/1 जो ये बेसिक का पेपर है। सेट 1 पेपर जिन स्टूडेंट ने बेसिक पेपर अभी 11 मार्च को हुए पेपर में जिनका पेपर बेसिक था और उन्होंने सेट 1 पेपर लिए मिला था उनको, तो उसके मैं आपको अभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में और डिटेल्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बेसिक लिए हुए थे उनका सेट पेपर 1 है तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को देख लें और उसका आंसर मैच कर लें और अपने स्कोर कार्ड जो भी आ रहा होगा उसको पता कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर बात करें इस पूरे पेपर के तीनों सेट की, सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो बेसिक में आए हुए हैं, तो पेपर को रिव्यू करना अगर देखा जाए तो पेपर ओवरऑल इजी था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत खास नहीं थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार बताया गया होगा आपको और क्लास में भी पढ़ाया गया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि एज इट इज देख लीजिएगा और वही आकर के आपके एग्जाम में आ गया है। तो पेपर ओवरऑल इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आराम से बच्चे इसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं तो 100 आउट ऑफ 95 तो ला ही सकते हैं, ऐसा पेपर मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी कैसा आपका पेपर गया है मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। तो ये बेसिक है, सेट 1 पेपर है, लैंग्वेज में इंग्लिश ले रहा हूँ और आप लोग इसमें इसको मैच कर लीजिए। दिया गया था एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10 हो गया और कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट होता है 4। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, कंडीशंस पे इक्वल कराइएगा, के की वैल्यू 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट्स, 2 इसके रूट्स हो सकते हैं, तो जिस भी इक्वेशन में 2 रखने पे सेटिस्फाइड करेगा और पूरी वैल्यू सॉल्व करने पे 0 दे देगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ए पी दिया गया है, डी इज इक्वल टू -4, ए 7 दिया है 4, इसकी ए की वैल्यू पता करनी है तो ए की वैल्यू होगी 28, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए 7 होता है a + 6, डी इज इक्वल टू 4 रख के वैल्यू पुट करके निकाल सकता है। डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सिंपल सा क्वेश्चन था, √x² + y², इन दोनों को करेंगे तो √41, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉट ए निकालना है तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, p/h होता है, रख दिया, वहां से बेस निकाल लीजिएगा, 4 आ जाएगा। बाकी जो कॉट ए पूछा है b/p होता है, सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 7 क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो क्वेश्चन पेपर सिंपल दिया गया, 1 + tan² है, 1 + cot² है। सिंपल सी बात है, इसको tan को साइन में चेंज, कॉस में चेंज कीजिएंगे तो सॉल्व करने पे ओवरऑल जो आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, यानी sin² / cos² जो कि tan² होता है, ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा √3, √3 जो होता है tan 60 का होता है, ऑप्शन नंबर सी 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वाड्रेटिक पोएम बनाने इसके सम ऑफ जीरोज -5, प्रोडक्ट 0 6 दिया है तो सब फार्मूला होता है x² - α + बीटा x + α बीटा, इसी पे वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसके जीरोज निकालने के लिए 12 = 12 और 12 में से 1 गया तो 11x, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 और 1/3, तो ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसा मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें बच्चों तो इसमें दिया गया था एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड सिटी, ये आपका दिया गया है एक डेटा, डिफरेंस पूछा है अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लास का, अपर लिमिट का इनका डिफरेंस, तो अपर लिमिट मॉडल क्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और जो मीडियन क्लास का अपर लिमिट होगा वो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो ये पूरा ओवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो अभी आपका होगा या करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में आपका जो सही आंसर लिखा हुआ है 20 वो आपका राइट आंसर होगा। 12 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कैसे डिनोट होती है इवेंट ए की, तो वो किस में भी लाई करता है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिख रहा होगा। ठीक है, 0 1 के इक्वल होता है, उसके बीच में लाई करता है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर था और कई बार इसको प्रूव भी कराया गया। तो इतना अच्छा पेपर आया हुआ, इतना इजी था, आशा करते हैं कि सभी बच्चों ने 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया होगा और रिजल्ट अच्छे तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, कमेंट के थ्रू बताइएगा पेपर का कितना स्कोर आप लोगों का बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर निकालना है, ये पाई के टर्म में पूछ रहा है, सिंपल पाई के टर्म में निकालेंगे तो 147 पाई आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंगल इतना दिया गया है, इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर रेडियस इतना दिया गया है। तो मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा 240 सेंटर पे और इसका हो जाएगा 120। सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 462, जो कि ये और ये सेम आंसर थे। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो एक जैसा ही क्वेश्चन था, दोनों का आंसर भी सेम ऑप्शन आ गया, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। 15 की बात करें, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। इसका पूछा है कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो कंडीशन होता है केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें वैल्यू पूछा गया है एंगल ए बी ओ की। तो ये एंगल जो होगा वो आपको 40 डिग्री आ जाएगा, कि ये जो 80 होता है तो ये आपका 100 हो जाएगा, कि दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 100 हो गया, ये दोनों रेडियस तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये 80 पूरा आएगा तो आधा कर देंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इस कर्व सेकेंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा डिफिनेशन लिखवाया गया था, आप लोगों को पता होगा। और ये सब चीजें देखिए, आप लोगों को लगता है कि डिफिनेशंस नहीं आते हैं या इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कब कौन सी चीज कहाँ पर आ जाए ये आपको भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जब भी आपको पढ़ाया सिंपल सी बात ये कही कि आप पहले फार्मूले पे फोकस करके चलिए, थ्योरम पे फोकस करिए, डिफिनेशन पे, तो आधे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको ऐसे इजी होने लगेंगे कि जब आपको याद रहेगा तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, और वही चीजें नहीं याद होती है तो डर बना रहता है कि कोई वजह छूट ना जाए। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपका कि ये जो फार्मूले हैं, डिफिनेशंस हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो असर्शन दिया गया है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द टू साइड इन द सेम रेशियो। बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, पैरेलल लाइंस कैन नॉट ड्रॉन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये गलत है। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमेशा किसी भी साइड से खींची जा सकती है ट्रायंगल के, तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। द पॉइंट 0,4 लाई ऑन वाई एक्सिस, एब्सोल्युटली ट्रू। द कोऑर्डिनेट्स एक्स ऑफ द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस 0, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है इसी को। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चंस थे। अब मुझे बताइए कि 20 एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज आपके सही गए और कितने आपके मार्क्स इसमें बन रहे हैं आउट ऑफ 20 में से। ठीक है, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। सेक्शन बी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 84 को तोड़ लीजिएगा 144 को। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, तो ये नहीं आपकी वहां पर सॉल्व करके निकालें, ये आपको सिंपल ऐसे करना है, फिर इसमें जो कोई कॉमन बनेगा उसको एचसीएफ में ला करके मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 12 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर है 12। सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर 70 एंड दियर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नेचुरल नंबर। तो मान लिया कि फर्स्ट नंबर जो होगा लेट कर लिया उसको x मान लिया, तो सेकंड जो अदर नंबर होगा वो क्या होगा, x प्लस 10 होगा, कि इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वो 10 आ जाएगा। तो इसको इसमें से इसे घटा दीजिएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब पूछा क्या इसमें सम उसका दिया है 70, तो इसकी दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पे 30, तो 30 आ गया, तो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा 30, दूसरा नंबर हो जाएगा 40, तो ये 30 और 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 या 30 लीजिए तो 30 और 40 लिखिए, दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों नंबर आ जाएंगे। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो सिंपल से ये क्वेश्चन था, इसको मैंने पहले सबसे पहले वाई को उधर ले गए तो एक क्वेश्चन बना लिया। अब इसमें एक्स की वैल्यू जो आई है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -8/3, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको भी आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था चैप्टर 3। हमें लगता है कि चैप्टर 3 काफी पूछे गए क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एज इट इज दे दिया है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 15 डिफेक्टिव पेन्स को 145 गुड पेन्स के साथ मिला दिया गया। अब कह रहा है कि उसमें से एक पेन निकालते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन गुड 1 होगा, तो गुड 1 की संख्या इतनी है, टोटल हो जाएगा 160, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 29/32, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 की बात करें तो ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत इजी थे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, OA और OC इधर ले आएंगे, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, तो यहाँ से इन दोनों ट्रायंगल में आप मैच करेंगे तो ये आपका गिवन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइड गिवन हो गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन हो जाएगा, तो इन दोनों को आप दिखा देंगे SAS प्रॉपर्टी से, आप सिमिलर दिखा देंगे, आंसर सिंपल सा इसका आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इन द गिवन फिगर D इज इक्वल टू E, और ये दिया गया है, तो पहले ये जो गिवन है इससे आप पहले इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको हम पैरेलल प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से मैंने कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको पैरेलल प्रूफ किया। पैरेलल प्रूफ होने के बाद यहाँ से जब पैरेलल प्रूफ तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ये भी एंगल करस्पॉन्डिंग हो, B बराबर C भी आ जाएगा। तो यहाँ से D बराबर B आ जाएगा, E बराबर C आ जाएगा। तो यहाँ से जब दोनों ये इक्वल हो गए तो ये D और E ऑलरेडी आपके इक्वल हैं, तो ये B और C भी इक्वल होंगे। और जब किसी ट्रायंगल में 2 अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोस्केलेस कहलाता है। तो AB बराबर AC भी आ जाएगा और ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक,
सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। 25 क्वेश्चंस की बात करें तो प्रूव टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू इच। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको 2 डायमीटर ऐसे बनाने थे और यहाँ से आपको सेंटर से ज्वाइन करना था। इसको कोई पॉइंट मान लेते, ये 90 दिखा देते, ये 90 दिखा देते। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखाए तब भी ये पैरेलल प्रूफ हुआ था। तो बहुत तरीके हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत टफ वाला काम नहीं था, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। अब जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो टफ होगा ही होगा, ठीक है, उसमें कोई बातें नहीं की जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो 2 डाइस आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड। तो 2 टॉस किया गया डाइस को, तो इसका मतलब 36 बनेंगे। अब उसमें से इवन नंबर प्राप्त करना है, तो कुल इवन नंबर आपके 9 उसमें आएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिए, काउंट कीजिएगा, तो 9/36 का मतलब 1/4 इसका आंसर आएगा। सम ऑफ 2 नंबर्स मोर देन 9, तो इसका आंसर आएगा 1/6, ठीक है। 6/36 आएगा और 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा आप लोग। 2 concentric circle chord of length 24 cm, larger circle touches the smaller circle whose radius is 5 cm, find the radius of larger circle 13 cm इसका आंसर आएगा। फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है ये आपको टच कर रहा है, यहाँ से ये सेंटर इसका दिया गया, इसका रेडियस दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। तो जानते हो कि रेडियस जो होता है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये 24 का आधा 12 हो जाएगा। यहाँ से आप इसका पाइथागोरस लगा के 13 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये सिंपल सा प्रूवमेंट था। अब इससे इजी क्वेश्चन तो हम नहीं कह सकते कि आएगा, ठीक है। 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको इसने नहीं किया होगा समझ लीजिए उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ क्लास में बैठा रहा, ठीक है। चलिए तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। 29 क्वेश्चन की बात करें, जीरो ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा दे रखा है, कांस्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो जिस। तो पहले इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों जीरोज का भी सम निकालेंगे, तो सम निकालेंगे तो आएगा 8। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15, और फिर इन दोनों वैल्यू को आप इसी फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। कौन सा फार्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ये नहीं रखना है आपको, यहाँ जो आया है ये और ये दोनों रखना है, तो इसको रखने पे आपका आंसर आएगा x² माइनस 8x प्लस 15, यही आपका आंसर, ठीक है। बी की बात करें, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। कितना आसान सा क्वेश्चन था। पहले तो इसका जीरोज निकाल लेते, तो इसका जीरो जाता है 1/2, ठीक है। और फिर इसको इसी वाले फार्मूले पे रख करके, ठीक है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे दोनों तरफ रख करके सेटिस्फाइड कराते हैं, एच आता है, तो आपका ये आंसर प्रूफ होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया होगा। 30 का प्रूवमेंट की बात करें तो इसको प्रूव करना है इज इक्वल टू इतना, तो इसको देखो मैंने प्रूव किया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपको मैं लगवा चुका हूँ कई बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का प्रूवमेंट है, सबको साइन और कॉस में तोड़ते हुए लेकर गए, सॉल्व कर लिया, यहाँ से आपका प्रूवमेंट आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप भी देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, तो इस पर एक अलग से वीडियो इसी क्वेश्चन के लिए बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 21 सेंटीमीटर। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी उठा करके भर भर के दिया है। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर नंबर ना आए, तो इसका मतलब आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। देखिए एनसीईआरटी कितने क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं, ठीक है, और वो भी केवल कोर्स बुक से। उसको छोड़ ही दीजिए कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अभी तो एनसीईआरटी कोर्स बुक में देखिए कितने क्वेश्चंस मिल गए हैं, ठीक है। इसको देखिए तो ये दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लीन एट ईच स्वीप। तो आपके 2 ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, कार वार देखा होगा, वाइपर्स जो आप पानी साफ करते हैं जब बारिश वारिश होती है तब, तो उसके लिए थ्रू इनटू ईच वाइपर का जो है वो सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। तो एंगल दे रखा है, रेडियस दे रखा है, शॉर्ट पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9/4 यानी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। हो सकता है आप मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो गई हो, तो एक बार इसको फार्मूले पे रख के जरूर चेक कीजिएगा। हालांकि इतना आना ही चाहिए 924, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय फाउंड वाज 55 मिलियन माइनस द नंबर ऑफ
ट्वाइस प्रोड्यूस इन डे, तो यानी उस दिन जितने भी खिलौने बनाए गए उससे 45 कम है एक प्रत्येक दिन का जो कॉस्ट है उस खिलौने का वो, ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतने रुपीज। उस दिन मान लीजिए कुल प्रोडक्शन जो पूरा पैसा आया वो 750 रुपये आया, तो फाइनल टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन द डे, तो उस दिन कितने टॉय बनाए गए ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैंने देखे सिंपल वे में मान लीजिए कि कुल x खिलौने बने और कॉस्ट उसका y रुपया, तो y रुपया जो होगा उससे 55 में से वो कॉस्ट उसका जितना बनाया उसको घटा दीजिएगा, तो ये पूरा कॉस्ट आ गया एक दिन का, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट तब निकलेगा जितने खिलौने बने वो और इनटू एक दिन का रुपया कितना था वो, तो ये रख दिया। इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गया कुछ इस तरीके से, सॉल्व किया तो इसका आ जाएगा 30 और 25। 30 और 25 जो यहाँ से आंसर आ गया तो इन दोनों आंसर ही उससे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा 30 एंड 25। अगर मान लीजिए खिलौने बने होंगे 30 तो ईच कॉस्ट हो जाएगा 25, अगर 25 खिलौने बने होंगे तो कॉस्ट हो जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा 30 या फिर 25 दोनों हो सकते हैं इसके आंसर, ठीक है। TV tower towards vertical on a bank of canal from the point on the other bank exactly behind opposite the tower. The angle of elevation top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from the point on the line joining the points of foot of tower. The angle of elevation of the top and the tower is 30 degree. एक कोई टीवी टावर था, यह टीवी टावर। अब इस पे कोई नदी किनारे कोई एक आदमी खड़ा हुआ यहाँ से दिख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ टावर का 60 डिग्री। अब 20 मीटर वो दूर जाता है तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। पूछा है इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है, और विद ऑफ कैनाल क्या होगा। तो इसको ओवरऑल पहले tan 60 लेकर के इस ट्रायंगल से लेकर के अब निकालिएगा, ठीक है, और फिर एक ट्रायंगल आपका ये वाला बड़ा वाला आएगा उसमें tan 30 लगाइएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर और h की वैल्यू आएगी आपकी h√3x, ठीक है, x√3। तो इन दोनों पे जब x की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो टावर की हाइट होगी वो इतनी होगी। हाइट ऑफ टावर नहीं, ये विद ऑफ कैनाल हो जाएगा, ठीक है, विद ऑफ कैनाल 10 मीटर और हाइट ऑफ टावर जो आएगा वो आएगा 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे दिया गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले की अगर बात करें तो इसमें देखिए एंगल ई जो है वो एंगल डी के 90 होगा, याद रख लीजिएगा, और एंगल इन दोनों में पी जो होगा वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो डबल ए से ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले में देखें तो एंगल डी बराबर एंगल ई हो जाएगा और एंगल बी बराबर एंगल बी, ये आपका वर्टिकली अपोजिट इक्वल का कॉमन एंगल है तो वहां से निकल जाएगा, तो ये भी आपका डबल ए से प्रूफ हो जाएगा, ऐसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें दो ट्रायंगल्स आपकी मीडियम दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी की, और ये दिया गया कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर जब होते हैं तो इनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और इनका जो एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी से इसको लगा करके इसको प्रूफ किया जा सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रन्स इन अ शेड, ठीक है, दिस शेड इज अ शेप ऑफ, एक जो बनाया गया है एक कारखाने का चलती है और उसका जो शेप है वो एक क्यूबाइडल सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, यानी एक नीचे का शेप जो है क्यूबाइडल है उसके ऊपर एक हाफ सिलेंड्रिकल टाइप का फिगर बना हुआ है, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें तो बेस ऑफ इंडस्ट्री ऑफ डायमेंशन इतना गुणे इतना, तो ये आपका दिया गया है कि इसकी जो ब्रेथ है वो 14 और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और जो इसकी हाइट है क्यूबाइडल पोर्शन की वो 7 मीटर है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसमें कितनी हवा भरी हुई है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ से इसको पुट करके तो आंसर आ जाएगा 3500 मीटर क्यूब, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। पूछा गया फर्दर द सपोज द मशीनरी इंडस्ट्री ऑक्यूपाई इतना स्पेस, अब मान लीजिए उसमें कुछ मशीनें रखी गई हैं तो वो इतना स्पेस कवर कर लेते हैं, तो कितना स्पेस उसमें बचा इंडस्ट्री में, तो जितना स्पेस आपका आंसर आया है वॉल्यूम उसमें से ये वाला स्पेस घटा दीजिए वॉल्यूम, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका 3100 के आसपास इसका स्पेस बचेगा, तो यहाँ पर इसका भी आंसर ये हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। अगर इसको नहीं कर पाते हैं आप लोग तो ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, और आसान था, ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हाइट ऑफ 8 मीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर कोनिकल कैविटी लगी हुई है, ये भी क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये सब क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के भर के मिले हुए हैं। अब आप लोग क्या बताएं कि आप लोगों ने अच्छे से किया होगा, आशा करते हैं, ठीक है। ये फिगर बना हुआ है, तो ये कैविटी से निकल जाएगी तो इसका शेप बना रह जाएगा, तो इसे पूछा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो ये ऊपर वाला सरफेस एरिया बचेगा तो इसको एरिया ऑफ आईआर स्क्वायर हो जाएगा अपर पार्ट का सर्कुलर पार्ट, फिर ये एरिया बचेगा तो ये CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, बाकी ये फिगर बचा रहेगा इसके,
लेयर्स बचे रहेंगे, यानी कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, तो ये आपका CSC ऑफ सिलेंडर लग जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर जो आएगा 602.88 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 602.88 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें बच्चों, तो ये आपका स्टडी केस है। स्टडी केस में क्वेश्चंस की अगर देखी जाए तो ये बात दिया गया है कि इसमें कुछ पैसे बचाए जाते हैं पिगी बैंक में। तो उसमें दिया गया है कि रेहान मदर ब्रॉथ अ पिगी बैंक, रेहान एंड पुट्स 5 रुपीज कॉइन एंड सेविंग हर पिगी बैंक फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन वो 5 रुपए का सिक्का उसमें डालता है और सी इंक्रीजेज हिज सेविंग बाई 5 रुपीज कॉइन डेली। ठीक है, और जैसे जैसे वो उसका पिगी बैंक में डालता आता है पैसा, तो उसमें हर दिन एक सिक्का बढ़ाता आता है। ठीक है, तो कुछ सबका जो फिगर बनेगा, पहले दिन उसने 5 रुपए का सिक्का डाला तो 5 रुपए रहेंगे, दूसरे दिन 2 सिक्के हो जाएंगे 10 रुपया हो जाएगा, तीसरे दिन 3 सिक्के हो जाएंगे तो 15 रुपया, ऐसे करते करते आपका बन जाएगा। पूछा क्या, हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू पिगी बैंक 8th डे। तो 8th डे कितना कॉइन उसने ऐड किया, तो 8 कॉइन कुल मिला करके। ठीक है, कि 8th डे आपका 40 रुपीज आएगा। तो 40 रुपीज कब होगा, जब 8 कॉइन को 5 रुपए वाले को ऐड डालेंगे तभी ऐसा होगा। तो 8 कॉइन इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच मनी विल बी देयर पिगी बैंक इन आफ्टर 8 डे। तो 8 दिन के बाद कितना रुपया कुल होगा, तो 180 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 120 रुपीज 125 रुपीज कॉइन। तो 120 कुल सिक्के हैं इन ऑल। फाइंड द नंबर ऑफ डेज कैन कंट्रीब्यूट द 5 रुपीज कॉइन। तो कुल कितने दिन आएगा, 15 रुपए, 15 दिन आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशंस देखना है तो ये सोल्यूशंस लिखे हुए हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा, फाइंड टोटल मनी सेव्ड बाय द पिगी बैंक इन द फुल। तो ये टोटल मनी सेव्ड बाय इन द पिगी बैंक फुल, तो कितना कॉइन आपका था उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट था, बाकी ये क्वेश्चन आपका 3 तो मैंने बता दिया है। तो जिन्होंने ये किया होगा वो तीनों मैच कर लेंगे, जिन्होंने ये किया होगा थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 37 की बात करें तो इसका फिगर ये बनने की जरूरत नहीं है। ये आपका सिंपल सा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये दिया गया है आपका डेटा, इसमें हार्ट बीट्स पर मिनट दिए गए हैं, नंबर ऑफ वुमेन्स हैं कितने हैं। पूछा है हाउ मेनी वुमेन्स हैविंग हार्ट बीट इज द रेंज ऑफ 68 टू 77। तो 68 टू 77 यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के काउंट कर लीजिए, 4 3 7 8 15, तो ये 15 लोग हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट इन दीज वुमेन्स। तो ये आपका आ जाएगा 74 से 77। फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द हार्ट बीट्स ऑफ दिस वैल्यूज। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 76.5 आएगा। इसकी वैल्यू पूछे मीडियन वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 76.25। तो ये दोनों आंसर आप लोग अपना अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक फिगर दिया गया है, ये आपका एक बना है टॉप ऑफ द हेक्सागन शेप में। तो इसका ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, सब निकालने के बाद अगर आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी देखें तो इसका आ जाएगा ये 1,9 और बी का आ जाएगा 5,13। ठीक है, 13 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द बी एंड डी। तो ये आपका 11,11 आ जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पता कर लीजिएगा, बना दिया है मैंने। इसका 4√5 आएगा। ठीक है, या √80 आ जाएगा, जो भी होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट एम एन एन इन द रेशियो इतना, तो इंटरनली। तो इसका आंसर आ जाएगा 6,11। तो ये ओवरऑल आपका तीनों एसटीडी केस के भी क्वेश्चंस इजी थे, कोई टफ नहीं था। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो न करने वाले हों। ओवरऑल सारे क्वेश्चन इजी थे। अब बात आती है कितने आप लोग इसको आंसर मैच कर लीजिए और बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितना स्कोर इसमें बन रहा है, कितना स्कोर आपका जनरली आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसका सेट 2 का पेपर जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बेसिक का। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना आंसर सेट 1 जिनका था वो मैच कर लें। कुछ क्वेश्चन हालांकि अलग होंगे, बाकी अधिकतर क्वेश्चन तीनों सेट में सेम ही होते हैं। तो जो अलग होगा उसका सोल्यूशन वीडियो बना दिया जाएगा, जो सेम होगा वो इसी पेपर में आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और आंसर मैच करें, और बाकी जो पेपर है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें इससे थोड़ा सा मोटिवेट मिल सके और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। ठीक है, टेक केयर।